हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1936 में आई वैम्पायर हॉरर मूवी ड्रैकुलास डॉटर का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं लैम्बर्ट हेलियर। ये ओजी ड्रैकुला का सीक्वल है और अभी हाल ही में इसका मॉडर्न वर्जन भी आया है, एबिगेल। ये वीडियो देखकर आप समझ जाओगे कि एबिगेल ने इस मूवी में से क्या लिया। बाकी इससे जुड़े अनसुने फैक्ट्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है ड्रैकुला की एंडिंग से। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के दिल में स्टेक घुसाकर उसे मार चुका है। ये वही सेम एक्टर है जिन्होंने ड्रैकुला में वैन हेल्सिंग का रोल किया था, लेकिन इस मूवी में इनका नाम वैन हेल्सिंग से बदलकर वॉन हेल्सिंग रख दिया। खैर, क्राइम सीन पर दो पुलिस वाले आते हैं, विल्कस और एल्बर्ट, और आते ही उन्हें रैनफील्ड की लाश मिलती है जिसे ड्रैकुला ने मारा था। वैन हेल्सिंग उन्हें साफ साफ बता देता है कि ड्रैकुला को मैंने मारा, जिसके चलते उसे ले जाया जाता है लंदन के स्कॉटलैंड यार्ड में, जहाँ पर कमिश्नर बेसिल उससे पूछताछ करता है। तो वैन हेल्सिंग उसे भी सेम यही बात बताता है कि मैंने ही ड्रैकुला को मारा, लेकिन इसके लिए मेरे ऊपर चार्जेस नहीं लगने चाहिए क्योंकि ड्रैकुला तो 500 साल पहले ही मर चुका था, बल्कि उसे खत्म करके मैंने इंसानियत की सेवा की है क्योंकि वो एक वैम्पायर था। अगर मैं उसे ना मारता तो वो ऐसे ही इंसानों का खून पीता रहता। हालांकि बेसिल उसकी बातों को समझने में नाकाम था। वो कहता है कि तुम्हारे लिए बस दो ऑप्शन है, या तो जेल जाओगे या फिर पागल खाने। अपने बचाव में किसी को बुलाना है तो बुला लो। तो वैन हेल्सिंग कहता है कि सिर्फ एक ही पर्सन है जिसे मैं बुलाना चाहूंगा, मेरा स्टूडेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जेफरी गार्थ। वैसे तो वकील को बुलाना था, पर बाकी इसकी मर्जी। इसी बीच वो दोनों पुलिस वाले ड्रैकुला और रैनफील्ड की बॉडीज की निगरानी रख रहे थे पुलिस स्टेशन में। और विल्किस एक ऑफिसर को रिसीव करने चला जाता है और एल्बर्ट रह जाता है अकेला। एक तो वो पहले से डरा हुआ था कि तभी एक लेडी अचानक से अंदर आ गई। ड्रैकुला की बेटी काउंटेस मारिया जेलेस्का। अपनी रिंग दिखाकर उसने एल्बर्ट को वश में कर लिया, फिर ड्रैकुला की बॉडी लेकर वहां से निकल गई। जब विल्किस वापस आया तो एल्बर्ट उसे हिप्नोटाइज स्टेट में था। हाथ लगाते ही नीचे गिर पड़ा। क्या पता लगे हाथ इसका खून भी पी गई हो। फिर मारिया अपने सेवक सैंडोर के साथ ड्रैकुला की बॉडी को जला रही थी। आग में उसने नमक छिड़क दिया और सोचा कि अब ये वैम्पायर वाला श्राप खत्म हो जाएगा। मतलब कि ड्रैकुला ने अपना खून पिलाकर इसे वैम्पायर में बदला था, फिर अपनी बेटी बना लिया था, पर ये इस लाइफ से ऊब चुकी है। इसे वापस इंसान बनना है। तो अब क्योंकि ड्रैकुला मर चुका है और इसने उसे जला भी दिया, साथ ही मुंह फेर के क्रॉस भी दिखा दिया, तो इसे यही उम्मीद है कि ड्रैकुला का श्राप भी उसके साथ खत्म हो चुका है। जबकि सैंडोर को ऐसा नहीं लगता। सुबह होने से पहले वो लंदन पहुंच गई और जब रात आई तो उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, अब मैं नॉर्मल इंसान बन चुकी हूँ। लेकिन जल्दी ये वहम टूट गया जब बहुत तेज प्यास लगने लगी खून की। लाचार होकर उसे शिकार करने बाहर जाना पड़ा। फिर पेट भर के सुबह होने से पहले वापस आकर वो अपने कॉफिन में जाकर सो गई। ड्रैकुला के मरने से बात नहीं बनी, अब कुछ और देखना होगा। खैर, जिस आदमी का ये शिकार करके आई है उसकी बॉडी देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हैं। अचानक हुए ब्लड लॉस की वजह से वो मारा गया और गले पे 2 छेद भी हैं। इसी बीच हम वैन हेल्सिंग के स्टूडेंट डॉक्टर जेफरी को देखते हैं, जो मौज मस्ती करने बाहर आया था, लेकिन उसकी असिस्टेंट जेनेट आकर उसे ले गई क्योंकि वैन हेल्सिंग ने बुलाया। जेनेट और जेफ के बीच थोड़ी नोकझोंक हमें दिखाई जाती है, ये बताने के लिए कि जेनेट इसे पसंद करती है, पर इसका वो हिसाब है कि मैंने तो कभी उस नजर से देखा ही नहीं। वो जाकर वैन हेल्सिंग से मिला तो वैन की बातें उसे भी थोड़ी अजीब लगी, लेकिन जब गुरु ने भरोसा दिखाया है तो जेफरी पीछे नहीं हट सकता। आखिर में वो राजी हो गया कि मैं आपकी मदद करूंगा। अब यहाँ पर आता है मेन सीन। एक पार्टी में जेफ की मुलाकात होती है मारिया से। ड्रैकुला को मारने वाले का केस लड़ना है और ड्रैकुला की बेटी अचानक से मिल गई। हालांकि जेफ ये बात नहीं जानता कि ये ड्रैकुला की बेटी है। पार्टी में हर कोई उसे ही देख रहा था क्योंकि काले बाल हैं, बाकी सब ब्लॉन्ड हैं। काले बाल वाला विलन ये तो चलता रहता है। फिर मारिया को पेंटिंग का भी शौक है, जिस वजह से उसकी काफी तारीफ हो रही थी। यहाँ पर मारिया अपने बाप यानी ड्रैकुला की फेमस लाइन भी बोल देती है। Thank you. I never drink wine. साथ ही वो जेफ को देखकर भावनाओं में बह रही थी। सारी लड़कियां इसी के पीछे पागल हैं, वैम्पायर भी नहीं मान रही। वहाँ पर ड्रैकुला वाले केस का भी जिक्र छिड़ जाता है तो जेफ कहता है कि वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, लेकिन ट्रीटमेंट से सब कुछ ठीक हो सकता है, इंसानी दिमाग को रिलीज मिल सकता है। बस यही वर्ड मारिया को क्लिक कर गया, रिलीज, क्योंकि उसे भी ड्रैकुला के इन्फ्लुएंस से रिलीज चाहिए। और जेफ की बातें सुनकर उसे लगता है कि जेफ उसकी मदद कर पाएगा। दोनों की प्राइवेट मीटिंग फिक्स हो गई। अगली रात अच्छी तरह तैयार होकर
जेफ मारिया के घर पहुंचा और एक चीज उसे अजीब लगी कि पूरे घर में एक भी मिरर नहीं था, क्योंकि वैम्पायर्स मिरर में दिखाई नहीं देते। जेनेट बीच में फोन करके जेफ को परेशान कर रही थी, इसलिए उसने मारिया को बस एक सिंपल सा इलाज बताया कि अपनी क्रेविंग्स का सामना करो, उनको खुद पर हावी मत होने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खून की क्रेविंग्स है और क्या। मारिया ने सोचा कि अब तो यही ट्राई करना पड़ेगा, क्या पता इससे बात बन जाए। अब जेफ को जल्दी थी, इसलिए वो चला गया ये बोलकर कि कल हॉस्पिटल में आकर मुझसे मिल लेना। उसके जाते ही मारिया ने सैंडोर को बाहर भेज दिया किसी मॉडल को लाने के लिए। पेंटिंग भी हो जाएगी, साथ ही साथ क्रेविंग्स का सामना भी हो जाएगा। सैंडोर को मिली एक बेघर लड़की लिली, जो अपने जीवन से परेशान थी। उसे बहका कर वो ले आया। मारिया ने उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाया, फिर बोला कि कपड़े उतार कर ब्लाउज में पोज कर। लिली की गर्दन देखकर वो अपनी क्रेविंग्स का सामना करना चाह रही थी, लेकिन 1 मिनट भी नहीं टिक पाई, सीधा उस पर टूट पड़ी। लिली की बॉडी सड़क पर मिली तो उसे सीधा हॉस्पिटल लेकर जाया गया और सांसें उसकी अब भी चल रही थी। ये केस जेफ ने भी देखा और देखकर वैन हेल्सिंग की बातों पर उसे यकीन होने लगा, क्योंकि लिली हिप्नोटाइज स्टेट में थी और उसके गले पर भी 2 निशान थे। अब इसे होश में लाया जाएगा, तब जाकर कुछ पता चलेगा। इतने में जेफ पहुंचा बसील के ऑफिस में वैन हेल्सिंग के पास। उनका तो यही मानना था कि ये काम ड्रैकुला कर रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी गायब है। लेकिन वैन ने साफ बोल दिया कि दिल में स्टेक घुसने के बाद कोई वैम्पायर नहीं बच सकता। ये कोई और है जिसे ड्रैकुला ने अपना खून पिलाया होगा। जिस प्लेस पर लिली के ऊपर अटैक हुआ, वैम्पायर भी वही मिलेगा। एक तो उसके पास उसका कॉफिन होगा और दूसरा उस जगह पर एक भी मिरर नहीं होगा। उसे सुनते ही जेफ को मारिया के ऊपर शक हो गया, क्योंकि उसके घर में एक भी मिरर नहीं था। रात होते ही मारिया जेफ से मिलने आ गई। जेनेट ने झूठ बोल दिया कि जेफ नहीं है, लेकिन उसने जेफ की आवाज सुन ली। वो जाकर जेफ को बताती है कि मैं तुम्हारे दिए टेस्ट में फेल हो गई। मारिया समझ चुकी है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता, इसलिए अब वो चाहती है कि जेफ उसके साथ ट्रांसिल्वेनिया चले, ड्रैकुला के कासल में। ये जेफ को भी वैम्पायर बना देगी, फिर दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये इसका नया प्लान है। उसने जेफ को बोला कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन जेफ किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाला। लिली को होश आ चुका था, इसलिए वो उसके पास चला गया और जाते जाते मारिया को बोल कर गया कि यहीं पर मेरा वेट करना, जब वापस आऊंगा तो मुझे सच सुनना है। वो तो चला गया, लेकिन उसके जाते ही मारिया जेनेट को किडनैप करके ले गई, क्योंकि जेनेट को बचाने के लिए वो जरूर आएगा और फिर मारिया जेनेट की जान के बदले उसकी जान मांगेगी। इधर जेफ ने लिली को हिप्नोटाइज करके उससे सवाल पूछे तो उसने सब कुछ बता दिया, मारिया के स्टूडियो का एड्रेस भी। लेकिन ये बताते ही उसने दम तोड़ दिया। यही उस टाइम का हॉरर था। अरे बताते ही मर गई, मतलब कि शॉक वैल्यू। खैर जेफ वापस अपने ऑफिस में पहुंचा तो मारिया उसे नहीं मिली। फिर वो पहुंचा मारिया के स्टूडियो के पास और अंदर जाने से पहले उसने फोन करके बसिल और वैन हेल्सिंग को भी बुला लिया। अंदर पहुंचा तो मारिया उसी का वेट कर रही थी। वो सीक्रेट खोल देती है कि मैं ड्रैकुला की बेटी हूँ, और ये सुनकर जेफ का कोई रिएक्शन ही नहीं था। डरना तो भूल ही जाओ, ड्रैकुला की बेटी के सामने खड़ा है, लेकिन डरेगा थोड़ी। 30s का हीरो है, पर्सनैलिटी तो आप देख ही रहे हो तब से। मारिया ने ये भी बता दिया कि जेनेट को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। जेफ को यकीन नहीं हुआ, इसलिए फोन करके कंफर्म करना पड़ा, और जब तक उसे पता चला कि जेनेट मिसिंग है, तब तक मारिया भी चली गई। वैन और बैसिल आए तो जेफ ने बताया कि वो जेनेट को ले गई। वो कौन? ड्रैकुला की बेटी। बस ये सुनते ही वैन हेल्सिंग के मुंह में पानी आ गया। एक और शिकार मिल गया। बसिल ने पूरे शहर में नाकाबंदी करवाई, जेनेट के पोस्टर छपवाए, क्योंकि मारिया की तो फोटो ली नहीं जा सकती। लेकिन इतने में मारिया भी निकल गई और उसके पीछे जेफ भी निकल गया। फिर ये खबर मिलते ही वैन और बासिल भी निकल गए। ट्रांसिल्वेनिया में खुशियां मनाई जा रही थी, क्योंकि ड्रैकुला काफी टाइम से गायब है। लेकिन जब कैसल में रोशनी देखी तो सब के सब अपने घरों में चले गए। सबको यही लगा कि ड्रैकुला वापस आ गया, पर आई है उसकी बेटी। जल्दी जेफ भी आ गया, पर टांगे वाले ने उसे बोर्गो पास पर छोड़ दिया, सेम जैसा हुआ था ड्रैकुला मूवी में। इसी बीच मारिया ने सैंडोर को पूरा प्लान समझा दिया कि मैं जेफ को वैम्पायर बनाकर उसके साथ रहूंगी, और ये सुनकर सैंडोर भड़क गया, क्योंकि मारिया ने इसे वैम्पायर बनाने का प्रॉमिस किया था, तभी तो ये इतनी सेवा कर रहा है। सैंडोर ने साफ चेतावनी दे दी कि अगर जेफ आया तो वो भी मरेगा और तेरे साथ भी बुरा होगा। इतने में जेफ आ गया। जैसे वो कैसल के दरवाजे की तरफ बढ़ा, सैंडोर ने ऊपर से तीर चला दिया, जो उसे लगा नहीं। कैसल के अंदर बड़े बड़े जाले लगे हुए थे, जिन्हें पार करते हुए जेफ मारिया तक पहुंचा, और अब भी ऐसी एंट दिखा रहा था जैसे अपनी मौसी के घर आया है। अब ड्रैकुला के कैसल में है, ड्रैकुला की बेटी के सामने खड़ा है। पलक झपकते ही सारी एंट निकल जाएगी। वो जाकर जेनेट से मिला तो जेनेट बेसुध थी। उसने काफी ट्राई किया कि जेनेट जाग जाए, लेकिन जागी नहीं। मारिया ने बताया कि ये ऐसे स्पेल में है जिसे या तो मैं तोड़ सकती हूँ या फिर मौत। जितनी देर करेगा उतनी ज्यादा ये मौत के करीब जाएगी। अब जाकर जेफ को फील हुआ कि वो तो जेनेट से प्यार करता है। उसकी जान के बदले अपनी जान देने के लिए वो राजी हो गया। मारिया उसे वश में कर रही थी कि तभी सैंडोर ने मारिया के दिल में तीर मारकर उसे बिछा दिया। बोला था ना तेरे
साथ भी बुरा होगा। अब अगला तीर जेफ को लगता, वो तो सही टाइम पर वैन और बासिल आ गए पुलिस के साथ। पुलिस ने गोली मारकर सैंडोर को भी ढेर कर दिया। मारिया मर चुकी थी, इसलिए जेनेट भी वापस होश में आ गई। सारी नोकझोंक खत्म। मारिया को देखकर बासिल बोलता है कि लड़की तो सुंदर थी। बस तभी वैन हेल्सिंग ने फिर से वही लाइन चेप दी कि सुंदर तो तब थी जब मरी थी, कई सौ साल पहले। बस इसी के साथ ही मूवी खत्म हो गई। इसे देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि एबिगेल ने इससे क्या लिया। सिर्फ इसका नाम, इसके नाम पर ही उसका पूरा प्लॉट बनाया गया और कुछ नहीं लिया। शायद ये मूवी आपको हॉरर ना लगे क्योंकि टाइम के हिसाब से मायने बदल चुके हैं, पर अपने टाइम में हॉरर यही था। थोड़ा बहुत शॉक दे दिया, थोड़ी मिस्ट्री बना दी, बस यही बहुत था। इसीलिए तो यूनिवर्सल इन्हें आज के टाइम के हिसाब से दोबारा बनवा रहा है। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $2,78,000। आप सोचोगे कि ये तो बहुत कम है, लेकिन ये 1936 की बात है, बल्कि पूरे 1930s में ये यूनिवर्सल की बनाई सबसे महंगी मूवीज में से एक थी। ड्रैकुला की जो लाश थी वो बेला लुगोसी जैसा पुतला बनाया गया था और पहले बेला लुगोसी को कैमियो के लिए अप्रोच किया गया था, पर वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे, इसलिए ऐसे ही काम चला लिया। वो फिल्म में नहीं है, लेकिन ग्लोरिया होल्डन के साथ उनकी फोटोज हैं सेट पर, यानी एक पॉइंट पर वो इन्वॉल्व थे। बेला लुगोसी के साथ इसमें जेन वाइट भी होने वाली थी, साथ में बोरिस कार्लोफ और कोलिन क्लाइव भी, यानी फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर और ब्राइड ऑफ फ्रैंकेस्टाइन भी, लेकिन ये हो नहीं पाया। शूटिंग के 9वें दिन पर डायरेक्टर इंजर्ड हो गए थे, उनके सर पे लाइट गिर गई थी, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था और पब्लिसिटी ये बोलकर की गई कि यह हादसा फ्राइडे द 13th को हुआ, जबकि उस दिन थर्सडे था। वैसे ये मूवी ब्रैम स्टोकर की शॉर्ट स्टोरी ड्रैकुलास गेस्ट पर बेस्ड होने वाली थी, लेकिन स्टोकर की वाइफ की डिमांड काफी ज्यादा थी और ऊपर से ड्रैकुला नॉवल पब्लिक डोमेन में थी, तो यूनिवर्सल ने अपने आप कहानी लिखवा ली। कई चीजें फिर भी ड्रैकुलास गेस्ट से ही ली गई हैं और कुछ ली गई हैं कार्मिला शॉर्ट स्टोरी से। ओरिजिनली इसके डायरेक्टर होने वाले थे फ्रैंकेस्टाइन के डायरेक्टर जेम्स वेल, लेकिन बात नहीं बन पाई। फिर उनके बाद आए एडवर्ड सदरलैंड, लेकिन बाद में वो भी चले गए। तब आखिर में आए लैम्बर्ट हेलियर, जिन्हें $5,000 मिले थे डायरेक्ट करने के लिए। वैन हेल्सिंग और जेफरी गार्थ को प्ले करने वाले एक्टर्स में सिर्फ 3 साल का फर्क था। एडवर्ड वैन स्लोन ऑटो क्रूगर से बस 3 साल बड़े थे। टीवी पर पहली बार ये मूवी आई थी 9 जनवरी 1958 को। ये ग्लोरिया होल्डन की तीसरी फिल्म थी। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि ओजी ड्रैकुला के ऊपर वीडियो कौन कौन चाहता है। बाकी ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि मैं भी यूट्यूब के नो रिकमेंडेशन वाले कर्ज से मुक्त हो जाऊं। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।